तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसी है। नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी की बात करने वाले हैं। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, बवाल मचाने वाले हैं। जैसा कि आप सब कोई जानते हैं, हिस्ट्री के 3 चैप्टर्स का पोस्टमार्टम हम लोग कर चुके हैं, उसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग कवर कर चुके हैं। इससे तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से आपका चैप्टर भी क्लियर हुआ होगा। आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे, कोचिंग ट्यूशन जहाँ भी पढ़ रहे होंगे, आप वहाँ पर पढ़ रहे होंगे और यहाँ पर रिवीजन हो गया होगा। आपका एक समझिए तो एक तरह का टेस्ट हो गया होगा। इससे क्या होगा कि आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं। आप अगर अच्छे से रिवीजन कर ले रहे हैं, अगर आप अच्छे से एक तरह से चीज़ों की तैयारी कर ले रहे हैं, नोट डाउन कर ले रहे हैं सारी चीज़ों को, तो इससे क्या होगा कि आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत हो जाएगा। और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा ना आपका एकदम कि हाई पीक पे होगा। बात समझे ना? तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेम उसी तरह जैसे हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा, सेम उसी तरह जो है ना ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर का हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं और मिल के मचाने वाले हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। तो चलिए देखते हैं। जैसा आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग संसाधन के विकास एवं उपयोग, संसाधन क्या होता है, संसाधन की परिभाषा देखेंगे, संसाधन का विकास कैसे हो सकता है, संसाधन का उपयोग क्या है। इन सभी चीज़ों को समझने के पहले भाई साहब सबसे पहला जो पॉइंट है हम लोगों को जो समझना है वो समझना है संसाधन क्या होता है। देखिए हम लोग शुरू से ही जब हम लोग ज्योग्राफी का शुरुआत किए होंगे तो संसाधन से ही किए होंगे। हालांकि 8 में भी पढ़ना है आपको संसाधन क्या होता है। देखिए संसाधन, आप जब भी हम बोलते हैं संसाधन तो इसका मतलब होता है कि जिस चीज़ों से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जिससे हमारा जीवन चलता है, हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, ठीक है ना, यही संसाधन है। दूसरा और क्या हो सकता है? जब भी हम संसाधन की परिभाषा की बात करते हैं ना तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया की वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, उसे हम संसाधन कहते हैं। बस नॉर्मल याद रखिएगा, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, जो हमारे लिए अफोर्डेबल होगा, वो हमारे लिए संसाधन होगा, अन्यथा कोई संसाधन नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये माइक है, इस माइक में हम बोल रहे हैं, ये आवाज़ जो है रिकॉर्ड हो रहा है, डेट मीन्स ये हमारे लिए संसाधन है, क्योंकि हमें ज़रूरत है एक माइक का आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, एक ऐसे इक्विपमेंट का, एक ऐसे यंत्र का जिससे हमारा आवाज़ जो है, हमारा साउंड जो है क्या हो सके, रिकॉर्ड हो सके। तो हमारे लिए ये क्या है? ये हमारे लिए संसाधन है। बट आपके लिए माइक की ज़रूरत नहीं है। आप घर में बात करते हैं मम्मी पापा से तो माइक की ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो क्या माइक आपके लिए संसाधन है? नहीं है। मतलब क्या होता है कि हम क्या यहाँ देख सकते हैं कि संसाधन जो है ना प्रत्येक आदमी के हिसाब से, प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से संसाधन बदलते जा रहा है। उसके लिए जो ज़रूरत होगी, उसके ज़रूरतों को जो चीज़ें पूरी करती होंगी वो उसके लिए संसाधन होगा। कोई भी वस्तु आपके लिए संसाधन कब होगा, इसके लिए आप 3 चीज़ हमेशा याद रखिएगा। कोई भी वस्तु संसाधन आपके लिए तब होगा जब वो इकोनॉमिकली फिजिबल हो। इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब ये होता है जब आप उसको क्या कर सकते हो, आपके पास क्षमता हो उस चीज़ को खरीदने के लिए, आपके पास उतना पैसा हो उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। या फिर एक तो मतलब ये हो जाता है। दूसरा क्या, या फिर कोई वस्तु ऐसा है जहाँ से आप उसको ला रहे हैं तो उससे फ़ायदा हो। ऐसा नहीं हो कि वस्तु 2 रुपये का हो और उसको लाने में खर्चा 5 रुपये बढ़ जाए, तो भी वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमें पता चलता है कि इस धरती के नीचे क्या है, हम जहाँ पे बैठे हुए हैं इसके नीचे क्या है कि आपको लोहा मिल रहा है, आपको मिल रहा है 1 टन लोहा मिल रहा है। सपोज 1 टन लोहा का दाम जो है, सपोज मान लीजिए 100 रुपया है, नॉर्मल समझिए 100 रुपया है, लेकिन उस लोहा को निकालने के लिए हमें 150 रुपया खर्च हो जा रहा है। तो क्या वो संसाधन होगा? चीज़ों को अच्छे से समझिएगा, संसाधन वो नहीं होगा, क्योंकि उससे तो खर्च ज़्यादा ही पड़ जा रहा है, तो वो संसाधन के रूप में नहीं गिनती होगा, ठीक है ना। तो इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब एक तो हम खरीद सकते हो, हमारे लिए अफोर्डेबल हो, दूसरा उससे निकालने में, बात समझिए कि नहीं, उसको एक्सेस करने में, उसको प्राप्त करने में जो उसका खर्च बैठ रहा हो उसके वास्तविक मूल्य से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। मतलब क्या है कि हमारे पास पर्याप्त टेक्नोलॉजी हो, हमारे पास पर्याप्त तकनीक हो उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, या फिर वो चीज़ अगर बना हुआ है तो उसके तकनीक से हम क्या हो, रूबरू हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लैपटॉप रख दिया जाए और लैपटॉप कभी हम देखे नहीं ज़िंदगी में, तो हम चला पाएंगे लैपटॉप को? नहीं चला पाएंगे। तो क्या वो संसाधन हमारे लिए होगा? नहीं होगा, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजिकली क्या होना चाहिए? एक्सेसिबल होना चाहिए, कल्चरली फिजिबल होना चाहिए। देखिए
सॉरी, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा दबाइए। हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता में क्या होना चाहिए, वो चीज़ें सूट करता हो। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता में वो चीज़ें क्या हो, एक तरह से चलता हो। ऐसा नहीं हो कि हम कोई ऐसा चीज़ ला दे जो हमारी संस्कृति और सभ्यता के लोग उसको पसंद ही नहीं करें, हमारी समाज में लोग उसको मतलब उसका वैल्यू ही नहीं दे। ठीक है ना, चीज़ों को समझना है अच्छे से। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कि कोई ऐसा कपड़ा है, ठीक है ना, जो हम लोग पहनते हैं और देखने में कुछ अजीब लगता है। जैसे मान लीजिए नॉर्मल चीज़ समझिए, जब वेस्टर्न कंट्री में आप जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, वहाँ की महिलाएं जो होती हैं, जो मतलब काफ़ी ओल्ड एज हो जाती हैं, वो भी क्या होती है, टी शर्ट पहनती हैं। बात समझे कि नहीं। हमारी मम्मी, हमारी दादी कभी टी शर्ट पहन सकती है नहीं, तो उनके लिए वो संसाधन होगा। मतलब हम भी जब संसाधन की बात करते हैं ना, तो वो क्या होना चाहिए, हमारे संस्कृति, हमारे सभ्यता के लिए क्या होना चाहिए, वो चीज़ें एक्सेप्टेबल होना चाहिए। एक यार तुम अभी देख लो, हमेशा देखते हो कि उर्फ़ी जावेद एक एक्ट्रेस है, मतलब जब भी गूगल खोलो यार तब भी उसका फ़ोटो आ जाता है, दिमाग ख़राब हो जाता है। बात समझे कि नहीं। देखते हो कि हमेशा किस तरह के कपड़े पहन सकती है, कब वो सीकड़ पहन के चली जाती है, कब वो मतलब यार वो अजीब अजीब टाइप का कपड़ा पहनती है। तो सोचो वो उस तरह की चीज़ें क्या है, हमारे कल्चर के लिए एक्सेप्टेबल है, हमारी सभ्यता के लिए वो सही है नहीं है, तो हमारे लिए संसाधन नहीं होगा। समझ आया। संसाधन तभी होगा जब वो तीन चीज़ों को क्या करता होगा, वो फुलफिल करेगा। एक जो हमारे लिए, वो हमारे लिए अफोर्डेबल हो, मतलब हम उसको पैसा से खरीद सके या उसको बाहर निकाले तो उसका खर्चा मिनिमम पड़े, ठीक है ना। दूसरा, हम उसके बारे में कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकली क्या है, उसके टेक्निकल नॉलेज हो हमारे बारे में, उस जो चीज़ है सामने वाला उसके बारे में टेक्निकल नॉलेज हो हमको, या फिर हमारे पास पर्याप्त टेक्नोलॉजी हो उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि धरती के नीचे क्या है, मिल रहा है हमें कि सोना मिल रहा है, तो हमारे पास धरती के नीचे से सोना निकालने के लिए टेक्नोलॉजी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप कुदाल से खोल के थोड़े निकाल सकते हैं, कितना निकालिएगा, संभव नहीं है। आपके पास पर्याप्त टेक्नोलॉजी होना चाहिए, तब तो वो संसाधन आपके लिए होगा, उपयोग कर सकते हो। तो संसाधन है, नॉर्मल समझना है। देखिए इस संसाधन का जो है ना, संसाधन का कोई महत्व नहीं था। कब? जब मनुष्य होशियार नहीं था, जब मनुष्य के पास दिमाग नहीं था। सोचिए आदि मानव, आदि मानव जो है ना भाई साहब, वो आदि मानव के पास संसाधन की कमी नहीं थी, पूरा का पूरा प्राकृतिक भरा पूरा था, कोई उपयोग नहीं, जनसंख्या कम था, क्या वो संसाधन था? नहीं था। उनके पास दिमाग ही नहीं था, उसको कैसे उपयोग करना है, कैसे क्या करना है। तो जब तक हम किसी चीज़ के उपयोग के बारे में नहीं जान जाते हैं, जब तक हम किसी चीज़ को अपने ज़रूरतों को पूरा करने में नहीं यूज कर लेते हैं, तब तक वो संसाधन बन ही नहीं सकता है। इसीलिए बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक एक जो है ज्योग्राफी के स्कॉलर थे, उन्होंने कहा हुआ था, संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है ना, वो संसाधन तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि हम उसको प्रयोग में नहीं लाएं। जैसे क्या पहले के समय में आप देखे होंगे कि नदियाँ बह रही हैं, उसका कोई उपयोग नहीं कर रहा है, धीरे धीरे लोग समझ गया कि अरे बाप रे, इस पर तो हम मछली पालन कर सकते हैं, मछली मार सकते हैं, इसमें नौकायान कर सकते हैं, इसके जल से हम लोग क्या कर सकते हैं, डैम बना करके उससे हम लोग बिजली उत्पादन कर सकते हैं, या फिर उसको सिंचाई में उपयोग ला सकते हैं। तो जब तक हम ये चीज़ नहीं समझ रहे थे, पानी बह रहा था फ्री में, संसाधन था वो हमारे लिए नहीं था। तो संसाधन होने के लिए क्या होना होगा, ये मनुष्य को पढ़ा लिखा होना जरूरी है, मनुष्य को होशियार होना होगा, तभी संसाधन का भी डेवलपमेंट हो सकता है, संसाधन कोई भी चीज़ बन सकता है। बात समझे कि नहीं। इसीलिए क्या होता है ना कि संसाधन का जब हम डिवाइडेशन करते हैं, पूछेगा संसाधन को कुल कितने भागों में बांटा गया है, तो संसाधन को 3 भाग में बांटा जाएगा, ठीक है ना। एक जो होगा आपका प्राकृतिक संसाधन, एक मानव खुद संसाधन हो जाएगा, और एक मानवीय संसाधन या फिर मानव निर्मित संसाधन, ठीक है ना। तो पूछेगा संसाधन को कुल कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है। एक नंबर में प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानवीय संसाधन, और तीसरा मानव संसाधन, ठीक है ना। ये 3 प्रकार का होता है। अब हम लोग एक एक करके चीज़ों को समझेंगे, एक एक करके ऑब्जेक्टिव देखेंगे और उसका पोस्टमार्टम करेंगे, मज़ा आएगा आपको भी, ठीक है ना। देखिए करा क्या, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो जाहिर सी बात है संसाधन कहेंगे, जो मानव की जरूरतों को अभी हम लोग इतना चर्चा किया, आप लोग को समझ भी आ गया होगा। दूसरा करें कि संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। किसने कहा था? अभी हमने जैसे कहा कि जिमरमैन ने कहा हुआ था कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये सामान पड़ा रह जाएगा, जब तक हम इसका उपयोग नहीं करेंगे, जब तक इसका टेक्नोलॉजिकली हम इसको एक्सेसिबल मतलब नहीं हो पाएगा, तब तक हम इसका यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तब तक ये संसाधन हो पाएगा, हम इसके टेक्नोलॉजी के बारे में जानना होगा, हमें स्किल्ड होना होगा,
ठीक है ना, हमारे पास इसके बारे में नॉलेज होगा तभी तो हम इसको यूज करेंगे प्रॉपर। जब यूज ही नहीं करेंगे तो संसाधन नहीं होगा। आपके पास मोबाइल है, शुरू सोचिए कीपैड वाला जब मोबाइल होता था हम लोग के समय में, समझे कि नहीं, तो उस समय में हम लोग लेके घूमते फिरते थे, बात समझे कि नहीं, सीखने के लिए उनसे पूछते थे यहाँ गेम कैसे खेला जाएगा, तो चीज़ों को सीखे, बहुत मज़ा आता था। लेकिन जब तक नहीं सीखे रहते थे, जब तक हमको उसके बारे में कुछ पता नहीं होता था, तो क्या वो हम उसको ज़्यादा यूज कर पाते थे, उसका ज़्यादा उपयोग कर पाते थे, नहीं कर पाते थे। तो क्या वो हमारे लिए संसाधन था, नहीं था। लेकिन आज देखिए मोबाइल का कितना उपयोग है, आप क्या क्या कर रहे हैं। तो आज ये कितना महत्वपूर्ण संसाधन बन चुका है मोबाइल, इसके बिना आप शायद रह भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा हम स्किल्ड होंगे, जितना ज़्यादा हम होशियार बनते जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे, उतना ज़्यादा हम संसाधनों का उपयोग अच्छे ढंग से कर सकते हैं, उसका महत्व को बढ़ा सकते हैं। बात समझे कि नहीं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, मानव संसाधन के ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए मानव संसाधन को विकसित होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा कह रहा है क्या, इसीलिए ये संसाधन होते नहीं, ये बनते हैं। का जो है ना, जिम्मरमैन ने कहा हुआ था, बहुत ही सटीक बात कहा हुआ था, ठीक है ना। कहा था पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है। देखिए पृथ्वी के 71% भाग पर जल है, अर्थात क्या है, लगभग 70% लोग कह देता है 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर क्या है, थल है, स्थल है। कह रहा है स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया। देखो अभी हमने जस्ट बताया कि संसाधन को मुख्य रूप से कितने भाग में बांटा गया, 3 भाग में बांटा गया। एक नंबर में हम लोग देखें मानव संसाधन, दूसरा देखें प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, यही ना था। लेकिन क्या किया गया कि ये तो जेन्युइन बांट दिया गया। क्या किया कि देखा गया कि संसाधन को अलग अलग बेस पे क्या किया गया, अलग अलग तरह से बांटा गया। कोई भी चीज़ का जब डिवाइडेशन होता है ना, तो हमेशा याद रखना उसका कोई ना कोई बेस होता है, कोई ना कोई आधार होता है। बिना आधार का कोई चीज़ थोड़े बंटवारा हो जाएगा। तो इसमें क्या देखा गया कि संसाधन को अलग अलग बेस पे, अलग अलग आधार पर संसाधन को अलग अलग तरीका से बांटा गया। उसमें क्या गया, जैसे देखा गया उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है ना। तो उत्पत्ति के आधार पर क्या किया गया, संसाधन को मुख्य रूप से 2 भाग में बांटा गया, एक जैविक संसाधन, एक अजैविक संसाधन। संसाधन को कितने भाग में बांटा गया, 2 भाग में। किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है ना। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने भाग में, 2 भाग में। अब दूसरा यहाँ स्वामित्व के आधार पर पूछा जा रहा है। तो देखिए पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा हम लोग देखेंगे पुनः उपयोग के आधार पर, या पुनः प्राप्ति के आधार पर, या समाप्यता के आधार पर, ठीक है ना। तो समाप्यता के आधार पर या पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भाग में। एक नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। इन सारी चीज़ों का हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे आगे, जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव आता जाएगा ना, वैसे वैसे हम लोग देखेंगे। तीसरा क्या आधार होता है, देखिए विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को 4 भाग में बांटा गया था, ठीक है ना। और उसी तरह देखिए क्या कि आप यहाँ पर स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन को 4 भाग में बांटा गया था। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कौन कौन सा 4 भाग था, देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो था ना आपका निजी संसाधन, दूसरा आपका हो जाएगा सामुदायिक संसाधन, तीसरा आपका हो जाएगा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। बात समझ आया कि नहीं आया। इसी तरह हम लोग क्या देख लिए, विकास का स्तर के आधार पर 4 भाग में देखे थे, ठीक है ना। वो 4 भाग कौन कौन सा होगा, एक नंबर में हम लोग क्या कह सकते हैं, संभाव्य संसाधन, ठीक है ना। दूसरा क्या हो सकता है आपका ज्ञात संसाधन, तीसरा हो सकता है आपको भंडारित संसाधन, और चौथा हो सकता है आपका संचित कोष संसाधन। इस तरह करके क्या हुआ, संसाधन को बांटा गया है, संसाधन को डिवाइड किया गया हुआ अलग अलग आधार पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे कि स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर यानी मतलब एक तरह से मालिकाना हक के आधार पर, ठीक है ना। तो संसाधन को 4 भाग में हम लोग देखे थे। एक नंबर में हम लोग क्या देखे थे, हम लोग निजी संसाधन, उसके बाद सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। नेक्स्ट देखते हैं, किसी देश के अंदर के सभी भूमि पर कानूनी रूप से किसका अधिकार होता है। देखिए किसी भी देश के अंदर में जो उसका बाउंड्री होता है, उसके अंदर जो होता है ना, उस देश के सरकार का अधिकार होता है। उस देश के टेक्निकली क्या होता है, सरकार उस पर अधिकार, उसका अधिकार होता है, ठीक है ना। देखिएगा हर जमीन का क्या होता है, हम लोग टैक्स देते हैं, हम लोग उसका रसीद कटाते हैं। इसका मतलब जब टैक्स दे रहे हैं कहीं ना कहीं क्या है, किसी और का ज़मीन है उस पर टैक्स दे रहे हैं। किराया पर रहते हैं हम लोग, क्या करते हैं, किराया भरते हैं। दूसरे किसी का ज़मीन है उसमें रह रहे हैं तो किराया भर रहे हैं। उसी तरह टेक्निकली अगर बात किया जाए ना, तो ये पूरे देश का जो ज़मीन है, ये जो एक तरह से भूमि है, इस पर सरकार का अधिकार होता है। अगर सरकार को ज़रूरत अगर पड़ जाए कि अगर किसी ज़मीन की ज़रूरत पड़ जाता है, तो सरकार उसको आपको वहाँ से हटा करके दूसरे जगह कर सकती है, ठीक है ना। हाँ, उसके बदले में सरकार का ये फ़र्ज बनता है कि मुआवजा दे या फिर आपका घर कहीं पे और प्रोवाइड करा दे, ठीक है ना, वहाँ पर उपलब्ध करा दे। बात समझ आ रहा है ना। देखिए कोयला किस प्रकार का संसाधन है। देखिए कोयला जो है ना अनवीकरणीय संसाधन। जब भी हम बात करते हैं पुनः प्राप्ति के आधार पर संसाधन को 2 भाग में बांटा गया था, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। देखिए नवीकरणीय संसाधन क्या होता है कि वैसा संसाधन जिसको हम बहुत ही कम समय में
बहुत ही कम समय में रासायनिक, भौतिक, अन्य प्रक्रियाओं के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम लोग कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। जैसे मान लीजिए जल की बात करते हैं, वन की बात करते हैं हम लोग, सौर ऊर्जा, ये कभी समाप्त नहीं होने वाला है, हम यूज करते हैं, डेली बनते रहता है। मतलब क्या है कि इसका स्टॉक क्या है, अनलिमिटेड है, ये कभी समाप्त होने वाला ही नहीं है। एक तरह से खर्च होता है, दूसरी तरफ से ये फिर से भर जाता है, फिर से वो कि उसका पूर्ति हो जाता है। तो समझ आ रहा है, नवीकरणीय संसाधन का मतलब ये होता है कि जो बहुत ही कम समय में पुनः बन जाता हो, पुनः क्या हो जाता हो, रीस्टोर हो जाता हो, जमा हो जाता हो, उसे हम क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन। बट अनवीकरणीय संसाधन क्या है कि वैसा संसाधन जिसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगा, मतलब लगता हो, और एक बार वो बनकर तैयार हो गया हो, स्टॉक में हो, ठीक है ना, और उसका स्टॉक क्या होता हो, धीरे 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 समाप्त होने के कगार पर हो, ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब क्या कि जिसका स्टॉक लिमिट हो। अब मान लीजिए लाख करोड़ वर्ष लगेगा, तो समझ रहे हैं हमारा कितना जनरेशन समाप्त हो जाएगा, तो फिर उसको तो हमें एक तरह से उसके बारे में सोचना ही गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नवीकरणीय संसाधन की बात अगर करेगा तो वैसे संसाधन जो तुरंत बन जाता हो, जो कभी समाप्त, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, ठीक है ना, ज्वार भाटी, मतलब कि ज्वारीय ऊर्जा हो गया, ज्वार भाटा होता है जैसे, उससे भी ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। तो अनवीकरणीय संसाधन की अगर बात कर रहा है मेरे भाई, तो कोयला किस प्रकार का संसाधन होगा, अनवीकरणीय संसाधन। देखिए कोयला को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगता है, ठीक है ना। पृथ्वी के अंदर जो तलछट में जो होता है ना, बहुत सारा अवशेष दबा रहता है, तो दाब और ताप के कारण धीरे 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 वो कोयला में परिवर्तित हो जाता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? आई होप कि धीरे धीरे समझ आ ही रहा होगा। करें कि मकान किस प्रकार का संसाधन है। देखिए ना, मकान पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है कि नहीं होता है, इसलिए इसको निजी संसाधन कह सकते हैं। मकान पर किसका अधिकार होता है, निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, इसीलिए उसको आप लोग क्या कह सकते हैं, निजी संसाधन कहते हैं। आई होप कि यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में, देखिए उत्पत्ति के आधार पर हम बोले थे कि जैव और अजैव दो भाग में बांटा गया हुआ है। सागर तटों से कितने मील दूरी, कितने समुद्री मील यानी नॉटिकल माइल, समुद्री मील के दूरी पर पाए जाने वाला क्षेत्र को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। देखिए कहेगा क्या है कि राष्ट्रीय संसाधन हम लोग कितने मील की दूरी पर पाए जाने वाले को कहेंगे, तो आप याद रखिएगा 12 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल आई हुआ किलोमीटर का होता है, तो 19.2 हो जाता है। तो नॉटिकल माइल जो होता है ना, ये समुद्र में जब दूरी नापा जाता है तो नॉटिकल माइल में नापा जाता है, लेकिन वहीं अब सड़क पर दूरी नापिएगा तो किलोमीटर में नापिएगा। बात समझे कि नहीं, यही अलग अलग होता है, चीज़ें जो होती है समझा जाता है। यहाँ पर देखिएगा तो नॉटिकल माइल समझ आ रहा है ना, कि एक नॉटिकल माइल में जो होता है ना भाई साहब, एक नॉटिकल माइल में 1.85 किलोमीटर होता है। एक नॉटिकल माइल में इतना किलोमीटर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्या कह रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को समझना है। आगे भी देखिएगा तो यहाँ पर आपको समझ आएगा कि ये 200 नॉटिकल माइल के बारे में भी आपको पढ़ना है, जिसे हम लोग अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र भी कहते हैं। करें क्या, समुद्र तट से कितने किलोमीटर दूरी पर, कितने किलोमीटर दूरी पर क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। देखिए कितने किलोमीटर की दूरी के क्षेत्र पर क्या कहा जाता है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर देखिए, ये हमारा देश हो गया, ठीक है ना, ये देश के बाउंड्री या देश की बाउंड्री है, यहाँ पर गड़बड़े हो गया यार, गड़बड़ हो गया, मतलब नॉर्मल समझो, ये देश की क्या है, इधर से पूरा का पूरा समुद्र है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो यहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक, बात समझ रहे, यानी नॉर्मल समझिए कि 12, यहाँ पर 19.2 किलोमीटर यानी 12 नॉटिकल माइल तक हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय संसाधन है। यहाँ पर सरकार यहाँ तक जो है ना, यहाँ का बेस लाइन एक बेसिकली होता है, ठीक है ना, उतना मत समझिए, नॉर्मल समझिए कि यहाँ के कोस्ट लाइन जो होता है ना, जो किनारा होता है, वहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक क्या होता है, सरकार का पूर्ण अधिकार होता है। वहाँ पर अपना सैनिक वैनिक सब कुछ रख सकता है, उसमें अगर कोई बिना पूछे घुस जाएगा तो लतिया के भगा देगा, जो से गोली वोली मार सकता है, कोई कुछ नहीं बोल सकता है, ठीक है ना। 12 नॉटिकल माइल तक, या फिर किलोमीटर में बोलेगा तो 19.2, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, राष्ट्रीय संसाधन। लेकिन यहाँ से, अरे यार, लेकिन यहाँ से 200 किलोमीटर, यहाँ से कितना किलोमीटर, आपको 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर के क्षेत्र को, जो तट रेखा जो होता है ना, वहाँ से 200 किलोमीटर के क्षेत्र को हम लोग कहेंगे अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। 200 किलोमीटर मतलब इसके अंदर तक का आर्थिक क्षेत्र करने का मतलब क्या है कि रुपया पैसा से रिलेटेड जो काम होगा कर सकता है। अगर मान लीजिए तेल मिलता है तो वो देश, कौन देश, भारत, जो इसके नज़दीक है, भारत देश इसको क्या कर सकता है, ले लेगा। इसके बाद क्या देखेगा, यहाँ पर कोई मछली मारना हो, कुछ भी करना हो, ले सकता है। लेकिन इसमें अन्य देश का भी क्या हो सकता है, यहाँ पर कोई भी जहाज आ सकता है, कोई भी लोग यहाँ पर आके नौकायान कर सकता है, केवल घूम सकता है, लेकिन ना मछली मार सकता है ना तेल निकाल सकता है। कोई भी इकोनॉमिक कार्य नहीं करेगा, नहीं तो करेगा तो फिर भारत उसका व्यवस्था बना देगा।
बात समझे कि नहीं, ये नियम ही नहीं है, कर सकता है 200 किलोमीटर के कहीं भी किसी भी देश के यहाँ पर सटे हुए जो होगा ना वहाँ से 200 किलोमीटर, वहाँ किनारे से 200 किलोमीटर तक आप कुछ नहीं कर सकते, बस पीसफुली आप जाके आ सकते हैं। लेकिन ये 12 नॉटिकल माइल के अंदर नहीं जा सकते हैं। जब जाइएगा तो फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सैनिक कार्रवाई किया जा सकता है, आपको मारा भी जा सकता है बिना पूछे जाइएगा तो, ठीक है ना। टैक्स वगैरह आप पर चार्ज किया जा सकता है। हालांकि इसके 12 नॉटिकल माइल से आगे भी जाता है जिसको हम लोग बेसिकली कॉन्टिन्यूअस जोन कहते हैं, वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कन्फ्यूज हो जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम का उत्पादन कहाँ, देखिए भारत में सबसे पहले असम के डिगबोई से शुरू किया गया हुआ था, ठीक है ना। और हर जगह पर राजस्थान में सबसे ज़्यादा भी किया जा रहा है, गुजरात है, मुंबई हाई है, सब जगह पर उत्पादन किया जाता है, लेकिन असम में सबसे पहले शुरू किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र जो कहेगा तो 200 किलोमीटर हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट। संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है, तो भाई संसाधन का जब हम विवेकपूर्ण का मतलब दिमाग से उपयोग करेंगे, बुद्धि लगा के उपयोग करेंगे तो संसाधन नियोजन कहलाएगा, या उसी को कहेंगे संरक्षण कहलाएगा, संसाधन संरक्षण कहलाया जाएगा। नियोजन का मतलब इंग्लिश में कहते हैं प्लानिंग करना। तो जब आप किसी चीज़ को प्लानिंग करते हो इसका मतलब क्या, उसको बचाने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है ना। प्लानिंग दैट मीन्स हम वहाँ पर दिमाग लगा रहे हैं कैसे इस चीज़ को बचा सकते हैं। करेक्ट। वैसा संसाधन जो भौतिक, रासायनिक आदि प्रक्रियाओं द्वारा बहुत ही कम समय में पुनः बन जाता है, अभी जस्ट बताया नवीकरणीय संसाधन। जिसको बनने में बहुत कम समय लगता है उसे नवीकरणीय संसाधन, बात समझे कि नहीं। जिसको बनने में बहुत अधिक समय लगता है उसको अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। देखो ये गांधी जी बोले हुए थे, बात सही भी है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। गांधी जी जो है ना बहुत सटीक बात बताएं कि भाई ये संसाधन जो है ना, आप अगर आप चाहते हो कि हमारी ज़रूरतें पूरा हो जाए तो संसाधन बहुत सारा है, लेकिन अगर आपको लालच हो चुका है संसाधन का, एकदम लग्जरियस लाइफ जीने का, ऐश आराम की ज़िंदगी जीने का, तब तो संसाधन कम पड़ जाएगा आपके लिए। मतलब ये कि हमें ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संसाधन की कमी नहीं है भाई साहब, लेकिन हमारी लालच को पूरा करने के लिए संसाधन बहुत कम है, संसाधन नहीं है, ठीक है ना। इसलिए हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के बारे में सोचना चाहिए, नहीं कि हमें लालच में पड़ना चाहिए, लालच करना चाहिए। और शायद आज यही कारण है, लालच है और एक अंधाधुंध दोहन जो है, इसके वजह से क्या होते जा रहा है, ये संसाधन का एक तरह से क्षय होते जा रहा है, संसाधन समाप्त होते जा रहा है, ठीक है ना। और बहुत ऐसे संसाधन जो आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगे तो हमारे आने वाले जनरेशन उसको यूज नहीं कर सकते हैं। चीज़ें समझ आ रही है? सुबह सुबह इतना हल्ला करने लगता है सर, साउंड हम कम कर दिया, अब थोड़ा सा हम तेज़ बोलेंगे तो आ जाएगा। तो बातें समझ आ रही है यहाँ पर। तो हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है पर पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। ये कथन किसका था? गांधी जी का, ठीक है ना। कि हम अपने ज़रूरतों को पूरा करें तो हमारे पास संसाधन की कमी नहीं है, हम अपने ज़रूरतों को पूरा करने की बात सोचें तो संसाधन की कमी नहीं है। लेकिन जब लालच हो जाएगा ना किसी के अंदर, तब तो संसाधन की कमी पड़ जाएगी और संसाधन समाप्त हो जाएगा। तो देखिए इस संसाधन जब से ये जो औद्योगिकरण हुआ है, पूंजीवाद आया हुआ है, ठीक है ना, पूंजीपति वर्गों का जब वर्चस्व बढ़ा है, तब से संसाधन का दोहन बढ़ चुका है। बात समझे कि नहीं? कुछ ही लोगों के पास बहुत सारा पैसा हो चुका है, कुछ ही लोगों के लग्जरियस लाइफ जीने की वजह से जो है ना हमारा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। बहुत सारा चीज़ें जो है हमारे पर्यावरण में जो है ना दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं। इन किसके वजह से? तो संसाधन का अविवेकपूर्ण उपयोग से, दोहन से। बात समझे कि नहीं? अंधाधुंध दोहन से। इसीलिए हमें चीज़ों को क्या करना चाहिए, वहाँ पे सोच समझ के यूज करना चाहिए, हमें दिमाग लगा के यूज करना चाहिए। बात समझ आया? यहाँ पर देखिए इसी चीज़ को देखते हुए जब बहुत तरह का पर्यावरण प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा, पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न होने लगी, तो क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन ने क्या हुआ कि इस पर पहल लेना शुरू किया, बोला कि भाई इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो उसने क्या किया, 1983 ईस्वी में एक कमीशन का गठन किया और उस कमीशन का जो अध्यक्ष हैं नॉर्वे के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, माने नॉर्वे एक देश है, आपको यूरोप में देखेंगे सबसे ऊपर में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो नॉर्वे सबसे जो है ना आपका देखेंगे वेस्ट में है। तो नॉर्वे के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के प्रधानमंत्री GH ब्रुंटलैंड, ठीक है ना, GH ब्रुंटलैंड को उन्होंने कहा उस कमीशन का अध्यक्ष बनाया और बोला कि आप इस पर कोई ना कोई दिमाग लगाइए, क्योंकि बहुत ही अच्छे इन्वायरमेंटलिस्ट थे और उनको बहुत ही अच्छा नॉलेज भी था इस सब के बारे में। तो उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया जिसको कहा गया ब्रुंटलैंड कमीशन रिपोर्ट या आवर कॉमन फ्यूचर, जो 1987 ईस्वी में UN को क्या किए, सबमिट किए। और उसमें बहुत अच्छे अच्छे बातों को बताए हुए थे, कैसे संसाधन को हम लोग बचा सकते हैं, कैसे हम इस पर्यावरण समस्याओं से दूर हो सकते हैं, किस किस तरह के हमें डेवलपमेंट करना चाहिए, ठीक है ना। और सर्वप्रथम उन्होंने ही
सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही थी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या हुआ था, पूरे दुनिया के सामने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आइडिया को रखा हुआ था। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है ना। तो पूछेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सर्वप्रथम की सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ब्रूटलैंड ने। ठीक है ना। ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट में सर्वप्रथम ब्रूटलैंड के द्वारा दिया गया था। ब्रूटलैंड कौन थे? तो नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है ना। तो करा क्या ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट किस वर्ष तैयार हुआ था? तो ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट जो था ना 1987 ईस्वी में तैयार हुआ था। अब ब्रूटलैंड कमीशन कब जो है रेडी किया, मतलब एक तरह से बनाया गया था, इसका फॉर्म किया गया था तो 1983 ईस्वी में। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? जीएच ब्रूटलैंड को बनाया गया था, जो नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे। बात समझ आया कि नहीं आया? तो जैसे ही इन्होंने अपना वो रिपोर्ट बनाया जो तैयार करके यूएन को सौंपा, जिसको कहा गया आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर। बात समझे कि नहीं? इस आवर कॉमन फ्यूचर को ब्रूटलैंड BRUNDTLAND ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट भी बेसिकली इसको कहा जाता है। ठीक है ना। इसी में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास, ठीक है ना, सतत पोषणीय विकास का क्या किया गया था? चर्चा किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई साहब ये प्रश्न है। सतत पोषणीय विकास का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो आवर कॉमन फ्यूचर ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट में ब्रूटलैंड, जीएच ब्रूटलैंड के द्वारा किया गया था 1987 ईस्वी में। और उसी समय जो है ना ये ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट क्या किया गया? बंद किया गया। और जैसे ही ये आवर कॉमन फ्यूचर लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना, देश के अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों ने जब पढ़ा तो उन लोगों के अंदर ये जो है ना उत्सुकता जग गई। ठीक है ना। वो लोग जो है ना बेचैन हो गए कि कैसे हम इस चीज़ को बचा सकते हैं, कैसे इन समस्याओं से हम लोग दूर हो सकते हैं। तो क्या हुआ था 1992 ईस्वी में ब्राज़ील में पूरे देश के लगभग 170-75 देश के लोगों ने वहाँ पर इकट्ठा हुए, वहाँ पर लोग, और इसके बारे में वो लोग चर्चा किए कि कैसे हम इसको सुधार सकते हैं, कैसे हम इस चीज़ से निजात पा सकते हैं, कैसे इस चीज़ को रोक सकते हैं। इसे ही कहा गया था आपको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है ना। अब आगे देखिए, हमको समझाएंगे आपको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन क्या होता है। तो यहाँ पर कह रहा है क्या, सर्वप्रथम सतत पोषणीय विकास की संकल्पना कब की गई थी? तो 1987 ईस्वी में। तो 1987 ईस्वी में क्या किया था? प्रथम बार सतत पोषणीय विकास की संकल्पना की गई थी। जब दिखाया गया लोगों को तो लोग में क्या हो गया, पूरा का पूरा जो है ना एक तरह से बेचैनी आ गया कि भाई कैसे हम इस पर्यावरण प्रदूषण से, पर्यावरण समस्या से निजात पा सकते हैं। और लोगों ने मीटिंग करना शुरू किया। ठीक है ना। और वहाँ पर चीज़ें सुधारना शुरू कर दिया गया। कहा कि क्लब ऑफ रोम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? देखिए, क्लब ऑफ रोम सम्मेलन 1968 ईस्वी में हुआ था। इसी ने सर्वप्रथम क्लब ऑफ रोम जो सम्मेलन बेसिकली इटली की राजधानी रोम में हुआ था। ठीक है ना। इसी में सर्वप्रथम जो है ना पर्यावरण संतुलन और संसाधन के संरक्षण की पहली बार जो है ना बात कही गई थी, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे जब समस्या बढ़ने लगा तब लोगों ने ध्यान दिया और 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी हुआ था। आपको बता दें कि 1972 ईस्वी में ये जो था विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था। विश्व सम्मेलन बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1972 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम जो है ना भाई साहब, ये स्वीडन का राजधानी है। जैसे कि आप यूरोप में अभी जस्ट बताया ना, नॉर्वे के प्रधानमंत्री जीएच ब्रूटलैंड थे। ठीक है ना। तो नॉर्वे के जस्ट बगल में स्वीडन है, उसके जस्ट बगल में फिनलैंड है। तो यानी नॉर्वे और फिनलैंड के बीच में स्वीडन है। स्वीडन का राजधानी स्टॉकहोम है। ठीक है ना। इसी स्टॉकहोम में 1972 ईस्वी में क्या हुआ था? विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था। और इसमें पहली बार पर्यावरण जो है ना पर्यावरण संतुलन, पर्यावरण प्रदूषण की बात की गई थी। ठीक है ना। अब पर्यावरण को कैसे बचाया जाए और उसको सुरक्षित रखा जाए, बैलेंस रखा जाए, इसमें बात किया हुआ था। और इसी समय से प्रत्येक 5 जून को क्या किया गया? पर्यावरण दिवस मनाना शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा, पहली बार पर्यावरण दिवस 5 जून 1972 ईस्वी को, प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस 5 जून को। बात समझ आया कि नहीं आया भाई साहब? ठीक है ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, कह रहा है क्या कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ 5 जून को, 1 मई को पर्यावरण मजदूर दिवस मनाया जाता है। याद कीजिए ना, 1864 ईस्वी में। ठीक है ना। किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। यहाँ पर देखिए, 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। स्मॉल इज ब्यूटीफुल। वाओ भाई साहब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, एग्जाम में पूछा भी हुआ है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? सुमशेर। देखिए, सुमशेर जो थे ना,
एक बहुत ही अच्छे भूगोलवेता थे, गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। गांधी जी कहते थे लघु उद्योग अर्थात कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है ना। हमें क्या होना चाहिए कि गांधी जी ये नहीं कहते थे कि औद्योगिकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन गांधी जी कहते थे कि औद्योगिकरण बड़े स्तर पे नहीं होना चाहिए। औद्योगिकरण या किसी भी चीज़ों में औद्योगिकरण तब होना चाहिए जब वैसे वस्तुओं का उत्पादन जो है छोटे छोटे उद्योगों में नहीं हो रहा है, उसका उत्पादन बड़े उद्योग में हो। बड़े उद्योग में जब वस्तुओं का उत्पादन होता है तो लोगों का रोजगार कम हो जाता है। वस्तुओं का उत्पादन इतना ज़्यादा होने लगता है कि लोग जो है ना वस्तु का उपयोग नहीं करने लगते हैं, बात समझे कि नहीं, वहाँ पर वो दुरुपयोग करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास, जैसे गांधी जी क्यों कहते थे, आपको समझ आ जाएगा कि गांधी जी क्यों कहते थे कि औद्योगिकरण जो है ना, अधिक मात्रा में औद्योगिकरण जरूरी नहीं है। अधिक मात्रा में यदि औद्योगिकरण होगा तो संसाधन का दोहन सबसे ज़्यादा होगा। क्योंकि देखिए आज के समय में देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा फैशन चल गया हुआ है। फैशन एक ही वजह से चल गया हुआ है भाई साहब, इतना फैशन चलने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि लोगों के पास जो है ना कमी नहीं है, मतलब कंपनी की कमी नहीं है। कंपनी फालतू में बैठी हुई है, इधर का देखेगा कोई सीरियल चल गया, जो सीरियल चल गया उसमें का नया नया डिजाइन, सब इन्हें से कपड़ा फाड़ेगा, सब इन्हें से कपड़ा फाड़ करके इन्हें से डिजाइन करके नया नया डिजाइन का सामान आता है, नया नया डिजाइन का जीन्स आता है, टी शर्ट आता है, सूट आता है, बात समझे कि नहीं, और हम उसको खरीदते जाते हैं। लड़की सबका देख लीजिए, एक बार जो कपड़ा पहन लेती है दोबारा 2 महीना चल गया, उसके बाद नया सीरियल में आ गया, अब वहीं पहनी, वो पुराना होगा, पहन ही नहीं सकती है सब। लड़का सबका देख लो, पुष्पा भाई का फिल्म आया तो पुष्पा भाई का टी शर्ट आया, उसके बाद रॉकी भाई का फिल्म आया तो रॉकी भाई का टी शर्ट आया, RR का फिल्म आया तो RR का टी शर्ट आ गया। भाई साहब कंपनी के पास भी जो है ना ये मतलब एक तो उसके पास काम ही यही है, ठीक है ना, कि नया नया फैशन वाला चीज़ उत्पादित कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, टी शर्ट खरीद रहे हैं, 2 महीना पहन रहे हैं, बिक दे रहे हैं। उस संसाधन का उपयोग सही ढंग से हुआ क्या? ये हम टी शर्ट खरीदे हैं तो हमें जब तक पहनना चाहिए तब तक ये फटे नहीं, बात समझिए कि नहीं। यहाँ तक क्या होता है कि हमें नए नए फैशन के लोगों के द्वारा क्या हो रहा है कि नए नए फैशन के चक्कर में टी शर्ट 1 महीना 2 महीना पहनेंगे, फेंक देंगे। तो संसाधन का सही ढंग से उपयोग हो रहा है? नहीं हो रहा है। संसाधन का उपयोग होने का मतलब ये होगा कि हमें पूर्ण रूप से उसे उपयोग करना चाहिए, उसका पूर्ण रूप से उसका दोहन करना चाहिए, बात समझे कि नहीं। तो इस चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है कि संसाधन को किस तरह यहाँ पर हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं और औद्योगिकरण किस तरह संसाधनों का दुरुपयोग करता है, क्योंकि इसमें उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा। जब आपके पास चीज़ें बहुत ज़्यादा होगा, ऑप्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो सोचेंगे थोड़ा थोड़ा सबका यूज कर ले, और इसी की वजह से क्या हो जाता है कि हम संसाधन का बर्बाद करना शुरू कर देते हैं, संसाधनों का बर्बादी शुरू कर देते हैं। अब सोचिए आपके पास एक आम है, मम्मी एक आम देती थी, बोलती थी कि नहीं तुमको एक ही आम है तुम्हारे पास, तुमको खाना है। हम क्या करते थे, साफा आठी तक ले उसको चूस जाते थे, समझे कि नहीं, साफा एकदम खखोर के खा जाते थे। लेकिन हमारे पास 50 आम रखा हो, 50 आम रखा हो तो क्या होगा, हम जितना पहले खखोर के औठिया खाते थे अब खाएंगे नहीं, खाएंगे ऊपर नीचे खाएंगे, जल्दी से न बिक देंगे, फिर दूसरा आम उठाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है। इसीलिए गांधी जी कहते थे लघु उद्योग में उत्पादन कम होता है, रोजगार ज़्यादा लोगों को मिलता है, इसीलिए लघु उद्योग ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। इससे संसाधन का भी बचत होगा, लोगों को भी रोजगार मिलेगा। लेकिन जब भी औद्योगिकरण होगा इससे क्या होगा, धन का संकेंद्रीकरण हो जाएगा, धन कुछ ही लोगों के पास हो जाएगा, बहुत अथाह धन हो जाएगा। आज क्या हुआ है देख रहे हैं, एजुकेशन छोटा छोटा पहले हर गांव में कोचिंग चलते रहता था, जब से ऑनलाइन हुआ औद्योगिकरण, इसको इसी को तो कहा जाएगा, डिजिटलाइज का मतलब एक तरह की इसका औद्योगिकरण हो गया, ठीक है ना। बड़ा बड़ा कंपनी, एक टाइकोन कंपनी बैठा हुआ है, अनअकैडमी, एक से एक कंपनी बैठा हुआ है जो अरबों में कमा रहा है रुपया। और पहले गांव में ट्यूशन जो पढ़ाते थे टीचर लोग, वो 20,000 15,000 रुपये कमाते थे, सभी लोग को रोजगार मिलता था, सभी लोग का घर चलता था। आज तो वो छोटा छोटा वाला जितने भी टीचर्स थे वो तब बेरोजगार हो गए, ठीक है ना। हर लोग चाह रहा है कि सस्ता से सस्ता हम ऑनलाइन पढ़ ले। बातें समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? इसलिए औद्योगिकरण गांधी जी कहते थे कि गलत है, और उसका जोरदार समर्थन किए थे इस सुमशेर ने अपने इस स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक में, बात समझे कि नहीं। तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक कब प्रकाशित किया गया, 1974 ईस्वी में। किसी ने, तो सुमशेर के द्वारा, बात समझे कि नहीं। आगे चलते हैं, कह रहा है क्या, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष स्थापित किया गया। देखिए भाई साहब, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। याद रखना ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में होता है, रियो डी जेनेरियो, ठीक है ना। ये ब्राज़ील में पड़ता है, बेसिकली ब्राज़ील में, ये ब्राज़ील का राजधानी नहीं है, ब्राज़ील का राजधानी ब्राज़ीलिया है, ठीक है ना। ये ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, ठीक है ना। वहीं पर क्या है, ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और सभी लोगों ने बैठ करके क्या किया था कि कैसे संसाधन बचाया जाए, कैसे पर्यावरण को बचाया जाए, इन सभी चीज़ों को देखा गया था। और पूछेगा एजेंडा 21, एजेंडा
एजेंडा 21 क्या था? तो देखिए जो ब्रुंटलैंड कमीशन रिपोर्ट आया ना, उसी में एजेंडा 21 बताया हुआ था कि कैसे हम जो है ना सतत पोषणीय विकास के तहत इससे हम अपना एजेंडा, मतलब कि 21वीं शताब्दी तक हम अपना एक एजेंडा तय कर सकते हैं। हम 21 एजेंडा तय कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, उसको पूरा करके हम अपने इस पर्यावरण को बचा सकते हैं। हम इस एक तरह से जितने भी हम संसाधन का जो दुरुपयोग हो रहा है उसको बचा सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं। जो मानवीय प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उसको गरीबी से, भूखमरी से, ग्लोबल वार्मिंग से, बस समझिए इन सभी चीज़ों से हम लोग मतलब कि हम अपनी धरती को बचा सकते हैं, हम अपने आप को बचा सकते हैं। किसके द्वारा? एजेंडा 21 के द्वारा। एजेंडा 21 इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें बताया गया कि हम 21 यानी 21वीं शताब्दी तक, देखिए 1992 ये कौन सा शताब्दी है? 20वीं शताब्दी। लेकिन जैसे ही 2000 ईस्वी आएगा 8 साल के बाद, वो क्या हो जाएगा? 21वीं शताब्दी में इंटर नहीं कर जाएगा। इसीलिए ये प्रथम बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बताया गया था कि एजेंडा 21 की हर देश क्या करे, अपना अपना एजेंडा तय करे, अपना अपना कार्यक्रम, अपना अपना जो है ना प्रॉब्लम वहाँ का जो है ना वहाँ पर पॉइंट आउट करे, उसको खोजे और उसको ये एक टारगेट रखे कि 2000 ईस्वी तक क्या करें, हम उस चीज़ को एलिमिनेट कर दें, उसको हम लोग क्या करें, हटा दें, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या करें, सुधार कर लें, ठीक है ना। इससे क्या हो जाएगा, हमारा धरती भी बचेगा, संसाधन भी बचेगा, हमारा पर्यावरण भी शुद्ध होगा, ठीक है ना, और इससे हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। बात समझे कि नहीं? दूसरा करा क्या, अब देखिए, तो पृथ्वी का प्रथम सम्मेलन 1992, द्वितीय सम्मेलन जो हुआ था 1997 में, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1997। देखिए ना, 5 साल के बाद हुआ, तो इसीलिए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन भी कहा गया। आज तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था, तो इसको +10 सम्मेलन कहा गया। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पर समझ आया, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में। द्वितीय सम्मेलन का कब हुआ था? 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क में, अमेरिका के हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 2002 में हुआ था जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का एक जगह है। बात समझे कि नहीं? ये राजधानी नहीं है। बात समझ आया कि नहीं आया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। करा कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो अभी जस्ट बताया, जोहान्सबर्ग में तृतीय सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। और द्वितीय कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। कोपेनहेगन आगे बताएंगे 2009 में जो हुआ था ना, डेनमार्क में हुआ था कोपेनहेगन, तो उसमें हम बताएंगे आपको। कोपेनहेगन डेनमार्क का राजधानी है। दूसरा करेगा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम रियो डी जेनेरियो हुआ था। लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो किसने, मतलब किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1972 ईस्वी में, ठीक है ना। देखिए लिमिट टू ग्रोथ का मतलब क्या है? देखिए लिमिट टू ग्रोथ का यहाँ मतलब ये है कि हमारी जनसंख्या इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि संसाधन का उपयोग, संसाधन का दुरुपयोग भी बढ़ते जा रहा है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर अपने जनसंख्या को क्या करना चाहिए, जनसंख्या की ग्रोथ को लिमिट करना चाहिए। नहीं तो फिर एक ऐसा समय आएगा कि संसाधन समाप्त हो जाएगा और हम लोग क्या हो जाएंगे, हड़प्पा सभ्यता की तरफ फिर दूसरा कोई आएगा और हमारे बारे में और हमारा पूरा तत्व निकाल करके क्या करेगा, अध्ययन करने लग जाएगा। बात समझे कि नहीं? लेकिन वो सब आएगा तो बड़ा उस सबको दिक्कत होगा यार। हम लोग इतना ना ज़्यादा विकास कर चुके हैं कि वो पगला जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना बात जरूर ध्यान रखूँ कि ऐसा धरती का जब इसका समाप्त होने का समझ आएगा, ऐसा कुछ होगा, तब तक हम लोग दूसरे जगह पे दूसरे मतलब एक तरह से प्लानेट पर बस गए होंगे, ठीक है ना। कोई बड़ा इशू नहीं होने वाला है। अरे तो कह रहा निम्न में से कौन सा सबसे निम्न में से कौन संसार का सबसे कीमती संसाधन है? ठीक है ना। ये संसार का सबसे कीमती संसाधन भाई साहब वन है, ठीक है ना भाई साहब। पेड़ है तो हम हैं, पेड़ नहीं है तो कुछ नहीं है। कह रहा है ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय। ज्वारीय ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होता है, ये समुद्र में उत्पन्न होने वाला ऊर्जा है, ठीक है ना। इससे हमेशा जो है ना हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे हम लोग वायु से पवन ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, उसी तरह जल से हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो इसलिए इसको जब समाप्त होने वाला नहीं है, जिसका स्टॉक अनलिमिटेड है, उसे क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन, ठीक है ना। अब कह रहा है लौह अयस्क किस प्रकार से? देखिए लौह अयस्क यानी लोहा से प्राप्त किया, इससे इस अयस्क को शुद्ध करके इसका परिष्कृत करके हम लोग क्या करते हैं, लोहा प्राप्त करते हैं। डैट मीन्स लोहा का जो स्टॉक है भाई साहब वो लिमिटेड है, इसलिए अनवीकरणीय संसाधन होगा। बात समझ आया कि नहीं आया? निम्न में से कौन सा संसाधन का भंडार सीमित है? तो संसाधन का भंडार किसका सीमित होगा? जल होगा ही नहीं, खनिज का भंडार सीमित होगा, इसलिए इसको अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे, ठीक है ना। सौर ऊर्जा कभी खत्म होगा? सूरज का प्रकाश कभी खत्म होने वाला है? नहीं खत्म होगा। कह रहा है विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना है? विश्व की जनसंख्या लगभग कितना है भाई साहब? 7 अरब से कुछ ज़्यादा है, तो याद रखिएगा राउंड फिगर में 7 अरब। भारत का जनसंख्या कितना है? 1.30 अरब। 130 करोड़, 130 करोड़। हमेशा मोदी जी नहीं कहते हैं अपने भाषण में,
मैं 130 करोड़ वासियों से पूछना चाहता हूँ, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सब अपने बोल देते हैं लेकिन पूछते 130 करोड़ लोगों से हैं ठीक है ना। तो 130 करोड़ यानी 1.3 अरब, 1 अरब का मतलब 100 करोड़, इसलिए 1.3 अरब मतलब 130 करोड़। कब्रिस्तान किस प्रकार का संसाधन है? देखिए कब्रिस्तान सामुदायिक संसाधन है। कब्रिस्तान हो गया, पार्क हो गया, मंदिर हो गया, एक तरह का सामुदायिक संसाधन है जो किसी विशेष समुदाय में रहने वाले लोगों के द्वारा उपयोग किया जाता है, उस पर सभी लोगों का अधिकार होता है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं समझ आया? राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन समझ आए? जब 200 किलोमीटर के बाहर जब जाते हैं समुद्र में तो उससे हम क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ओपन हाई, मतलब यहाँ पर ओपन सी के द्वारा, ठीक है ना, ओपन सी या हाई सी कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक आई थिंक ये चीज़ें समझ आई होगी आपको। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए। देखिए भाई साहब, जिस तरह इस वीडियो को हम लोगों ने पोस्टमार्टम किया, अगर अच्छे से आप नोट डाउन कर लेंगे, चीज़ों को समझ लेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसका सेकंड चैप्टर हम लोग लेके आएंगे, ठीक है ना। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका मस्त याद कर लीजिए। अगर कोई दोस्त होंगे आपको 10th क्लास में पढ़ते होंगे, ठीक है ना, तो उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा भाई साहब। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कुछ अच्छा कमेंट कर दो यार, ठीक है ना, मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।